हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे सर्वांग सम आकृतियाँ और समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं और इनमें अंतर क्या है और इनको हम किस प्रकार पहचानते हैं। साथ ही आप एक्सरसाइज 6.1 में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों और उनके अनेक गुणधर्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में भी आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। त्रिभुज सर्वांग सम कब होती है, सर्वांग समता के क्या क्या नियम हैं, इन सभी के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। दो आकृतियाँ जिनके आकार तथा समान आमाप हो वो आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। आकार का मतलब शेप, उनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए और उनका साइज़ भी एक जैसा होना चाहिए, तो वो आकृतियाँ क्या होती हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं। इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों का अध्ययन करेंगे जिनका आकार तो समान हो लेकिन आमाप समान होना आवश्यक नहीं है, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ऐसी दो आकृतियाँ जिनके समान आकार हों परंतु समान आमाप होना आवश्यक न हो, ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। इस अध्याय में केवल हम विशेष रूप से समरूप त्रिभुजों के बारे में ही पढ़ेंगे और इस जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने में प्रयोग करेंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वतों की ऊंचाइयां जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और दूरस्थ वस्तुएं जैसे चंद्रमा, मंगल ग्रह आदि, इनकी दूरियां किस प्रकार मापी गई हैं? क्या आप सोचते हैं कि मापने वाले ने सीधा फीते से इनको मापा, यानी डायरेक्ट मेजरमेंट से मापा है? जो संभव नहीं है। इनकी दूरियां जो मापी गई हैं या जो ऊंचाइयां जो मापी गई हैं, जैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, टावर होते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट यानी अप्रत्यक्ष मापन की अवधारणा का प्रयोग करते हुए ज्ञात की गई हैं, जो आकृतियों के समरूपता के सिद्धांत पर आधारित हैं। जो आकृतियों की समरूपता का जो सिद्धांत है, इस पर आधारित उदाहरण 7 है इसी अध्याय का, और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है, और चैप्टर जो 8 और 9 हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि समान त्रिज्या यानी एक ही त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, और समान भुजा की लंबाई वाले वर्ग भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और साथ ही आपने पढ़ा है कि समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। आकृति में अब ये वृत्त दिए गए हैं, इन वृत्त के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ये आकार में तो आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका जो आमाप है यानी जो साइज़ है वो क्या अलग अलग है, यानी इनकी त्रिज्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं। इसी प्रकार आप ये देखिए वर्ग जो बने हुए हैं ये इनका क्या है, आकार क्या है, एक जैसा है क्योंकि ये वर्गाकार आकृतियां हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन जो ये वर्ग बने हुए हैं इन सभी की जो भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, अलग अलग है। इसी प्रकार आप ये समबाहु त्रिभुज बनी हुई हैं, ये समबाहु त्रिभुजें क्या हैं, आकार में तो समान हैं लेकिन इनका जो आमाप है यानी कि भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कह सकते हैं? ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, जो जिनके समान आकार हों। आकार तो इनका क्या है, समान है,
परंतु समान आमाप होना आवश्यक न हो, यानी जो आमाप में समान न हो लेकिन आकार में समान हो, ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? समरूप आकृतियाँ कहते हैं। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हों, दो वर्ग जिनकी भुजा की लंबाइयाँ समान हों, दो समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजा की लंबाइयाँ समान हों, ऐसी आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। और ये क्या है कि साथ में ये जो आकृतियाँ हैं क्या है? समरूप भी हैं। कि अगर त्रिज्याएं समान हैं तो दोनों वृत्त सर्वांग सम तो हैं ही हैं, साथ में वो क्या होते हैं? समरूप भी होते हैं। इसी प्रकार जो दो वर्ग ऐसे हों जिनकी भुजा की लंबाइयाँ समान हों, जैसे एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है, इसके ये अंदर बना हुआ है, ये बाहर बना हुआ है। अब अगर इनकी भुजा की लंबाइयाँ समान हैं तो ये समरूप तो हैं ही हैं, साथ में ये क्या हैं? सर्वांग सम भी हैं। दो ऐसी समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजा की लंबाइयाँ समान हैं, वो सर्वांग समता के साथ साथ वो क्या हैं? समरूप भी हैं। तो इस प्रकार इस चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं। सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं? समरूप होती हैं। लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम हो यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये एक वृत्त है और ये क्या है? एक वर्ग बना हुआ है। तो ये वृत्त और ये वर्ग, ये दोनों कैसी आकृतियाँ हैं? क्या ये समरूप हैं? समरूप होने के लिए क्या होता है? उनका आकार समान होना चाहिए। तो ये क्या है? वृत्ताकार है और ये आकार क्या है? वर्गाकार है। तो ये दोनों आकार क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियाँ क्या है? समरूप नहीं हैं। इसी प्रकार आप देखिए कि ये एक वर्ग है और ये क्या है? एक त्रिभुज है। ये इस आकृति का आकार क्या है? वर्गाकार है और ये आकृति क्या है? एक त्रिभुजाकार है। तो इन दोनों का आकार क्या है? अलग अलग है। तो क्या ये समरूप हैं? नहीं, ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके आकार को हम देखने मात्र से ही हम कह सकते हैं कि ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। अब ये आपके सामने दो चतुर्भुज हैं। ये एक ABCD चतुर्भुज है और ये PQR ऐसे एक चतुर्भुज है। अब इन दोनों आकृतियों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या ये दोनों आकृतियाँ देखने से समरूप हैं? तो आपको ऐसे लगता है कि ये समरूप हो भी सकती हैं और समरूप नहीं हो सकती। हम इनको देखने मात्र से हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि चतुर्भुज ABCD और PQR ऐसे दोनों ये जो आकृतियां हैं वो समरूप हैं या नहीं। इस प्रकार हम ये सोचते हैं कि समरूप आकृतियों के लिए कोई ना कोई परिभाषा होनी चाहिए या कोई ना कोई नियम होना चाहिए कि जिनसे हम दो आकृतियों की उस परिभाषा या उस नियम के आधार पे कह सकें ये दोनों आकृतियाँ समरूप है या नहीं। इस नियम को प्राप्त करने के लिए आइए अब हम ये आकृति देखते हैं। ये जो आकृति है ये क्या किसकी आकृति है? अब देखने से ही हमें पता चल रहा है ये जो स्मारक है ताजमहल की आकृतियाँ हैं तीनों, और तीनों का साइज़ क्या है? अलग अलग है। और लेकिन आकार क्या है? एक ही है क्योंकि ये ताजमहल की हैं। इनका आकार यानी शेप तो समान है लेकिन साइज़ इनका अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चित्र हैं वो क्या हैं? समरूप हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और दूसरी समबाहु त्रिभुज PQR है जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों आकृतियाँ देखने में आपको कैसे लग रही हैं? ये दोनों आकृतियाँ इनका क्या है? आकार यानी शेप जो है वो एक जैसी है क्योंकि ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। और हम क्या देख रहे हैं कि इनकी जो भुजाओं का जो अनुपात है, यहाँ 3 है
तो यहाँ क्या हो गया 4, यानी ये 3:4 में इनकी भुजाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, इनका आवर्धन हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रही हैं। तो इसका मतलब इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। इसी प्रकार ये एक वर्ग है EFGH और ये क्या है, दूसरा वर्ग है LMNO। ये 2 वर्ग दिए हुए हैं। इसकी भुजा की जो लंबाई है वर्ग की वो 2 सेंटीमीटर है और इस LMNO जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो देखने में इनका आकार क्या है, एक जैसा है। और आकार में अब हम इनकी भुजा की अगर लंबाई देखें तो ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा कितनी, 4 सेंटीमीटर है। यानी इनकी जो बड़े वर्ग की जो भुजा है वो इस छोटे वर्ग की भुजा की क्या है, सारी दुगनी है, यानी दुगने अनुपात में इंक्रीज हैं, बढ़ी हुई हैं। तो इस प्रकार एक नियम तो ये बन गया कि इनकी जो आकार में जो 2 बहुभुज एक जैसे हों, वो आकार में अगर एक जैसे हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपात रहता है। अब दूसरा देखिए, इनका कोण समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है प्रत्येक कोण। ये भी 60 डिग्री का होता है और ये भी तीनों कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इसी प्रकार अगर जो समबाहु त्रिभुज है वो चाहे कितनी बड़ी या छोटी हो, उसके प्रत्येक कोण तो कितने के रहेंगे, 60 डिग्री के ही रहेंगे। चाहे हम छोटी समबाहु त्रिभुज बनाएं चाहे कितनी बड़ी बनाएं। 3 सेंटीमीटर की भुजा वाली समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और ये जो समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर यानी PQR है, इसके भी प्रत्येक कोण कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। इसी प्रकार वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमने जो 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग लिया है, इसके भी जो प्रत्येक कोण हैं वो 90 डिग्री के हैं। और ये 4 सेंटीमीटर की भुजा वाला जो वर्ग है इसके भी प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग के जो प्रत्येक कोण हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो इस प्रकार दूसरा नियम ये बन गया कि जो समरूप आकृतियां हैं उनमें जो संगत कोण हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रकार हम कह सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुजें क्या होती हैं, समरूप होती हैं। इसी प्रकार सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो बहुभुज हों जिनकी भुजाओं की संख्या समान हों, तो यदि उनके संगत कोण बराबर हैं, क्या हैं, संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों अर्थात समानुपाती हों, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों बहुभुज जो हैं वो क्या है, समरूप हैं। तो इस प्रकार हमने 2 समान संख्या वाले बहुभुजों की समरूपता के लिए ये नियम प्राप्त किया। अब हम एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्न 1, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जो हमने अभी सर्वांगसम और समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ा है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि समान त्रिज्या वाले तो सर्वांगसम होते हैं, लेकिन वृत्त यदि सभी वृत्तों की बात की गई है तो वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समरूप। तो ये सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरे भाग में पूछा है सभी वर्ग डैश होते हैं। अब सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। तो सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। ये हमने अभी वीडियो में चर्चा की थी। यदि वर्ग की भुजाओं की जो लंबाइयाँ समान हैं तो वो सर्वांगसम होंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही है सभी वर्गों की। तो सभी जो वर्ग होते हैं उनकी क्या है, भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो इसलिए इनका जो आंसर क्या बनेगा,
सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरे भाग में पूछा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होती है या समबाहु त्रिभुज समरूप होती है। अभी हमने वीडियो में पीछे चर्चा की है कि सभी जो समबाहु त्रिभुज हैं वो क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो इस प्रकार हमने तीसरे भाग को हल किया। अब हम चौथे भाग को लेते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो ये हमने अभी पीछे वीडियो में चर्चा की है कि समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, जो हमने नियम प्राप्त किया था। पहले नियम क्या था, यदि उनके संगत कोण हों, संगत कोण कैसे होने चाहिए, और तथा उनकी संगत भुजाएं हों, और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए कि वो दोनों बहुभुज समरूप हों। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है बराबर और समानुपाती। पहले जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, बराबर, क्योंकि उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर। और तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। क्या, समानुपाती। ये जो चार भाग दिए गए हैं पहले प्रश्न में, ये इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इन भागों में से कोई एक भाग एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो इन सभी जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनको आपने ध्यान में रखना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमने समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं उसके भी हमने उदाहरण देने हैं। तो बताइए कि समरूप आकृतियां कौन कौन सी हैं। अभी हमने चर्चा की है समरूप आकृतियां समबाहु त्रिभुजों और वर्गों का युग्म, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती हैं, समरूप होती हैं। ये हमने पहले प्रश्न में हल किया है। और सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस प्रकार समरूप आकृतियों का जो उदाहरण है वो समबाहु त्रिभुज और वर्ग हैं। अब दूसरे भाग में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक आयत और एक वर्ग। यदि आयत दिया हो और दूसरी आकृति क्या दी, वर्ग दी हो, तो ये दोनों क्या हैं, ये समरूप नहीं हैं, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान नहीं है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं। परंतु इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन पहला नियम जो है, संगत कोण तो बराबर हैं लेकिन इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं हैं। एक आयत और एक वर्ग ऐसी आकृतियों के उदाहरण हैं जो समरूप नहीं हैं। और एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज। अब चतुर्भुज की क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, और त्रिभुज की कितनी होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ये ऐसी आकृतियों के उदाहरण हैं जो समरूप नहीं हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे गए कि दो युग्मों समरूप आकृतियाँ और जो समरूप आकृतियाँ नहीं हैं उनके उदाहरण दीजिए, वो हमने उदाहरण दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो क्या ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं? ये इनकी क्या है कि भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन चतुर्भुजों के जो अब वर्ग का जो प्रत्येक कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का है, और इसका ये क्या है, 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इनके संगत कोण क्या हैं, वो बराबर नहीं हैं। तो इस प्रकार ये दो चतुर्भुज जो हैं वो समरूप नहीं हैं। क्योंकि दोनों चतुर्भुजों में संगत कोण बराबर नहीं हैं, इसलिए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए समरूप आकृतियों का नियम और एक्सरसाइज
6.1 के प्रश्नों को जो हमने हल किया है ये आपको समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।